नमस्कार और आज की इस बेहद खास गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय इतना विजुअल और दिलचस्प है कि बस क्या कहें। हमारे सामने जो स्रोत और दस्तावेज रखे हैं वो किसी साधारण टेक्स्ट जैसे बिल्कुल नहीं है। ये स्लाइड दर स्लाइड अतुल्य भारत की जैव विविधता का एक शानदार 3D सफर करा रहे हैं। बिल्कुल, और एक वाइल्ड लाइफ एजुकेटर के नजरिए से कहूं तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इन जानवरों के नाम पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि भारत के वन्यजीव संरक्षण का विज्ञान कैसे काम करता है, इसका भूगोल क्या है, और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। हाँ, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हम सब एक 3D वर्चुअल सफारी पर निकले हैं। चलिए स्रोत के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो पहली स्लाइड है उसमें सुंदरबन के मैंग्रोव और वहां के पानी में तैरते हुए बाघों का जिक्र है। आमतौर पर तो बिल्लियां पानी से नफरत करती हैं, है ना? एकदम सही, उनके लिए पानी से दूर रहना एक प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के इन दलदलों में एपेक्स प्रेडेटर्स की एक पूरी आबादी खारा पानी पीती है। वो ज्वार भाटे के बीच मीलों तक तैरकर अपना शिकार करते हैं। अरे वाह! हाँ, इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर ने अपने आसपास के अत्यंत कठिन भूगोल के अनुसार खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। विज्ञान की भाषा में इसे एडाप्टेशन कहते हैं। मतलब ये विकासवाद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन इन जंगलों और जानवरों को बचाया कैसे जाता है? इस दस्तावेज के दूसरे हिस्से में सुरक्षा के कुछ घेरों का जिक्र है, जैसे कोई राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य। देखिए, ये सारा सिस्टम 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से चलता है। इसी कानून ने भारत में संरक्षित क्षेत्रों की नींव रखी। हमारे दस्तावेज में 3 घेरों वाला एक मॉडल दिखाया गया है, जिसे संकेंद्रित वलयों या शॉक एब्जॉर्बर का मॉडल कहते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर मॉडल, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। स्रोत में जो पहला घेरा है उसे रेड जोन या नेशनल पार्क कहा गया है। क्या मैं इसकी तुलना किसी VIP की Z+ सुरक्षा से कर सकती हूँ? हाँ, ये बहुत ही सटीक उपमा है। नेशनल पार्क बिल्कुल Z+ सुरक्षा जैसा है। ये सबसे अंदर का कोर हिस्सा होता है। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मतलब शिकार या पेड़ों की कटाई पूरी तरह निषिद्ध है। और इसके बाहर वाला घेरा जो ऑरेंज जोन है, वो वन्यजीव अभयारण्य है या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। आप इसे Y श्रेणी की सुरक्षा मान लीजिए। यहाँ मध्यम स्तर की सुरक्षा होती है। स्थानीय लोगों को थोड़ी बहुत छूट होती है, जैसे सूखी लकड़ियां बीनना। अच्छा, और फिर सबसे बाहर आता है ग्रीन जोन यानी बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल, बायोस्फीयर रिजर्व एक पूरा सुरक्षित शहर है जहां लोग नियमों के साथ रहते हैं, खेती करते हैं। ये बाहरी झटकों को मुख्य केंद्र तक पहुंचने से रोकता है। ये तो हुई सुरक्षा की बात, लेकिन दस्तावेज के अगली स्लाइड में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बना हुआ है जो पर्यावरण संतुलन को दर्शा रहा है। मेरा सवाल यह है कि इतनी मेहनत, इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? लोग अक्सर सोचते हैं कि बाघ को बचाने का मतलब सिर्फ एक खूबसूरत जानवर को बचाना है, लेकिन विज्ञान में एक टर्म है ट्रॉफिक कैस्केड। जब हम बाघ जैसे टॉप प्रेडेटर को बचाते हैं तो हम दरअसल पूरे जंगल के ढांचे को बचा रहे होते हैं। मतलब अगर जंगल से बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो शाकाहारी जानवरों की जैसे हिरणों की संख्या बेतहाशा बढ़ जाएगी। ओह, और अगर हिरण बढ़ गए तो वो जंगल की सारी नई घास और पौधों को खा जाएंगे। बिल्कुल, और जब जमीन पर वनस्पति कम हो जाती है तो मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। बारिश में वो मिट्टी बहकर नदियों में जाएगी, नदियां उथली हो जाएंगी, जिससे बाढ़ आएगी। बाप रे! मतलब एक बाघ का सीधा कनेक्शन हमारी नदियों और हमारी अपनी अर्थव्यवस्था से है। एकदम सही। इसलिए ये सिर्फ जानवरों को बचाने की बात नहीं है, ये हमारी अपनी जड़ों को बचाने की बात है। ये वाकई आंखें खुलने वाला तथ्य है। खैर, अब हम अपनी इस 3D सफारी को उत्तर और पूर्व के रत्नों की तरफ ले चलते हैं। स्रोत में सबसे पहला नाम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट का है। जिम कॉर्बेट, हाँ, 1936 में बना भारत का पहला नेशनल पार्क। और एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की ऐतिहासिक शुरुआत यहीं से हुई थी। और इस विजुअल मैप में पूर्व की तरफ असम का काजीरंगा भी चमक रहा है। ये एक सींग वाले गेंडे का घर है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र नदी वहां हर साल भयंकर बाढ़ लाती है। क्या ये गेंडों के लिए नुकसानदेह नहीं है? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन वो बाढ़ काजीरंगा की जीवन रेखा है। अगर वहां बाढ़ ना आए तो काजीरंगा के जो विशाल घास के मैदान हैं, वो बहुत जल्द घने जंगलों में बदल जाएंगे। अच्छा,
और गैंडे घने जंगलों में नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं, उन्हें वो एलिफेंट ग्रास चाहिए। तो नदी की वो बाढ़ एक तरह से प्राकृतिक रीसेट बटन है जो पुराने पौधों को साफ करके गैंडों के लिए सही माहौल बनाए रखती है। प्रकृति का संतुलन कितना अद्भुत है। अब अगर हम पूर्व के इन दलदलों और घास के मैदानों से निकलकर भारत के बिल्कुल हृदय में आए, यानी मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य भारत के जंगल बहुत ही घने और रहस्यमयी हैं। हमारे दस्तावेज में कान्हा नेशनल पार्क का बहुत ही शानदार तरीके से जिक्र है। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कान्हा की पहचान सिर्फ बाघ नहीं है, बल्कि बारहसिंघा है। जी, कान्हा का बारहसिंघा संरक्षण की दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक समय था जब इनकी संख्या 100 से भी कम रह गई थी। तो फिर इन्हें कैसे बचाया गया? क्या सिर्फ शिकारियों को रोक दिया गया था? सिर्फ उतना काफी नहीं था। इसे एक्टिव लैंडस्केप मैनेजमेंट कहते हैं। वन विभाग ने वहां से आक्रामक खरपतवारों को हटाया, बारहसिंघा के लिए खास तरह की लंबी घास उगाई और पानी के स्रोतों का इस तरह से प्रबंधन किया कि इकोसिस्टम पूरी तरह से बारहसिंघा के अनुकूल हो जाए। मतलब सिर्फ बाड़ लगाना काफी नहीं था, उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण को फिर से इंजीनियर करना पड़ा। बिल्कुल, और आज उनकी संख्या हजारों में है। ये एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है कि कैसे किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। क्या बात है। और मध्य भारत में ही बांधवगढ़ का भी जिक्र है, जहां बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व है। हाँ, बांधवगढ़ की पहाड़ियां और घाटियां पानी को रोक कर रखती हैं। साल भर हरियाली रहती है, जिससे चीतल और सांभर जैसे शिकार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जब शिकार इतनी आसानी से मिले तो बाघों को बड़े इलाके की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कम जगह में ज्यादा बाघ रह पाते हैं। और पेंच नेशनल पार्क, दस्तावेज कहता है कि रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक यहीं से प्रेरित थी। हाँ, मोगली, बघीरा और शेर खान। देखिए, एक एजुकेटर के तौर पर मैं मानता हूं कि विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन कला और साहित्य आम लोगों को जंगलों से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। जब लोग मोगली की कहानी से प्यार करते हैं तो वो अनजाने में ही पेंच के जंगलों को बचाने का समर्थन करने लगते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। अच्छा, अब इस 3D मैप में हम उन जगहों की तरफ बढ़ते हैं जो भारत की भौगोलिक विविधता की बिल्कुल चरम सीमाएं हैं। सबसे पहले पश्चिम में गुजरात के सूखे जंगल, यानी गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र घर है। ये शुष्क पर्णपाती वन या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, लेकिन इनका सिर्फ एक ही जगह पर होना संरक्षण के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा भी है। खतरा? लेकिन वो तो वहां सुरक्षित है ना? इसे जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। गिर के सभी शेर एक बहुत ही छोटी आबादी से विकसित हुए हैं, मतलब उनका जेनेटिक पूल बहुत सीमित है। ओह, तो अगर वहां कोई भयंकर बीमारी फैल जाए, जैसे कोई वायरस, तो क्या होगा? तो रातों रात शेरों की पूरी आबादी खत्म हो सकती है, क्योंकि वो सब एक ही जगह पर हैं। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि हमें इनकी एक बैकअप आबादी किसी और जंगल में भी तैयार करनी चाहिए। एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना वाकई जोखिम भरा है। और अगर हम यहाँ से सीधा दक्षिण की तरफ केरल जाएं, तो पेरियार नेशनल पार्क का विजुअल है। हाँ, पेरियार उष्णकटिबंधीय वन और एक विशाल कृत्रिम झील का संगम है। जंगली हाथियों के लिए ये एक बहुत बड़ा जल क्रीड़ा क्षेत्र बन गया है। मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया एक बांध वन्य जीवों के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? यही तो प्रकृति का अडैप्टेशन है। बांध का उद्देश्य जंगल बचाना नहीं था, लेकिन समय के साथ वो झील एक ऐसा माइक्रो इकोसिस्टम बन गई जिस पर आज पूरा जंगल निर्भर है। ये अद्भुत है। और इस विविधता का एक और चरम बिंदु है भारत के बिल्कुल उत्तर में, लद्दाख की बर्फीली चोटियों में बसा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस, जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे विशाल नेशनल पार्क है और ये घर है स्नो लेपर्ड का। लेकिन एक सवाल है, बांधवगढ़ में तो कम जगह में बहुत सारे बाघ रह लेते हैं, फिर हेमिस को इतना विशाल क्यों होना पड़ा? क्योंकि हेमिस एक ठंडा रेगिस्तान है, वहां भोजन बहुत दुर्लभ है। एक स्नो लेपर्ड को अपना पेट भरने के लिए मीलों लंबी बर्फीली चोटियों को पार करना पड़ता है। अगर वो पार्क छोटा होता तो वो जानवर भूखे मर जाते। उनका इकोसिस्टम ही ऐसा है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए विशाल क्षेत्र चाहिए। ये तुलना बहुत शानदार है। अब हमारी चर्चा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो दस्तावेज के अनुसार परीक्षा विशेषांक है। इसमें कुछ ट्रिक्स और त्वरित सार दिए गए हैं। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पार्कों और उनके खास जानवरों का मिलान पूछा जाता है।
जैसे कॉर्बेट का बाघ, काजीरंगा का गैंडा, गिर का शेर, पेरियार का हाथी और हेमिस का हिमतेंदुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ रटने वाले तथ्य हैं या इसके पीछे कोई विज्ञान है? इसके पीछे बहुत ही चतुर विज्ञान है, जिसे अम्ब्रेला स्पीशीज या फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं। मतलब ये जानवर एक तरह के पोस्टर बॉय हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप लोगों से कहें कि हमें किसी खास तरह की घास या कीड़े को बचाना है तो कोई चंदा नहीं देगा, लेकिन जब आप एक राजसी बाघ की तस्वीर दिखाते हैं तो समर्थन तुरंत मिलता है। और उस एक बाघ को बचाने के लिए जो हजारों किलोमीटर का जंगल बचाया जाता है, उसमें वो सारे कीड़े और पौधे अपने आप बच जाते हैं। एकदम सही। वो आकर्षक जानवर पूरे इकोसिस्टम के लिए एक छाता यानी अम्ब्रेला बन जाता है। ये तो कूटनीति और प्रकृति का बेहतरीन तालमेल है। आज हमने भारत के इस जटिल सिस्टम को बहुत करीब से देखा। इसका सार एक ही है, जैसा कि स्रोत के अंत में लिखा है, प्रकृति बचाएं, वन्यजीव बचाएं। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। आज हमने इन अलग अलग सुरक्षित घेरों की बात की जो हमने नक्शे पर लकीरें खींचकर बनाए हैं। जी। लेकिन जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज इन सीमाओं को नहीं मानता। जरा सोचिए, अगर समुद्र का जलस्तर और बढ़ जाए तो सुंदरबन का वो संरक्षित हिस्सा डूब जाएगा। फिर वो तैरने वाले बाघ कहां जाएंगे? बाप रे, वो तो मानवीय बस्तियों की तरफ ही भागेंगे। हाँ, और यही बात पहाड़ों पर भी लागू होती है। अगर हेमिस की बर्फ पिघल गई तो स्नो लेपर्ड और ऊपर जाएगा, लेकिन एक समय आएगा जब पहाड़ी खत्म हो जाएंगे। ये तो बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल है। बिल्कुल। क्या भविष्य में हमारे बनाए ये नेशनल पार्क अपनी मौजूदा लकीरों में बच पाएंगे, या हमें बदलते मौसम के साथ प्रकृति को बचाने का कोई बिल्कुल नया तरीका खोजना होगा? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर प्रकृति प्रेमी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। प्रकृति और इसके अद्भुत रहस्यों को समझने की इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।